इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 12 औपनिवेशिक शहर भाग 5। इसमें हम नए शहरों में सामाजिक जीवन कैसे शुरुआत हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए समय की बर्बादी न करते हुए हम जानते हैं कि नए नए इलाके बसते गए तो वहां पर सामाजिक जीवन किस तरीके से बेहतर हुआ, सामाजिक जीवन को किस तरह से वहां पर सहेजा गया, किस तरह बनाया गया, किस तरह बसाया गया, कैसे क्या बंदोबस्त थी, कैसे क्या नहीं थी, उसके बारे में। तो चलिए जानते हैं। साधारण भारतीय आबादी के लिए, साधारण भारतीय मतलब आम भारतीयों के लिए, जितने भी भारत के आम आदमी हैं उनके लिए नए शहर दांतों तले उंगली दबा लेने का अनुभव था। मतलब कुछ नहीं, जाने के बाद एकदम गुमसुम, अरे भैया हम करेंगे क्या अब। तो वैसे तो दांते तले उंगली दबा लेना मतलब कुछ तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी टिके रहना कि हाँ भैया कुछ होगा। तो उस तरीके की जिंदगी थी जहां जिंदगी हमेशा दौड़ती भागती सी दिखाई देने लगी थी कि हमेशा जिंदगी इधर भाग रही उधर भाग रही है, काम ये वो फलना चिन्ना कचरा बीमारी बहुत सारी बातें थी। ठीक है, उसके आगे वहां चरम संपन्नता और गहन गरीबी दोनों के दर्शन एक साथ होते थे। चरम संपन्नता मतलब आप दिल्ली के छोड़ो भाई, मुंबई में जाओ तो मुंबई में आपको एक तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग दिखेंगे और एक तरफ आपको झोपड़ी दिखेगी जिसका नाम है धारावी। मुंबई टर्मिनल से लेकर आप सीधा चले जाओ किधर समुद्र के तरफ, पूरा बड़ा बड़ा इलाका दिखेगा। अब वही मरीन ड्राइव के जो वहां पर है नेकलेस पॉइंट से आप थोड़ा सा अंदर में जाओगे ना तो आपको उधर रेड लाइट एरिया की तरफ उधर का जो बस्ती है ना, आप बस्ती देखोगे तो सोचोगे नहीं यहाँ पे इतना बड़े बड़े बिल्डिंग है और इधर इतने घटिया लोग हैं। लेकिन घटिया लोग नहीं होते, घटिया बंदोबस्त होती है, घटिया व्यवस्था होता है, बाकी कुछ नहीं। तो एक तरफ आपको सुसंपन्न सब चीज दिखेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग, और एक तरफ गरीबों की झोपड़ी। तो ऐसा पहले भी था, आज भी है। पहले झोपड़ी खरपतवार का हुआ करता था, सीमेंट प्लास्टिक का हुआ करता है, ऊपर से लोग खपरौल डाल कर रहते हैं। अरे मुंबई जैसे शहर में खपरौल का घर आज भी टिका हुआ है और बहुत बढ़िया से टिका हुआ है। उसके नीचे तो कितना बाढ़ चलता है, मेरे आंखों देखी बात है, ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहा हूं, मैंने देखा है। तो ये सब हमें देखने को मिलेगा जब हम अपने जगह को छोड़कर उधर जाएंगे। तो ये देख लो, कलकत्ता में एक सड़क पर चलती ट्राम गाड़ियां, ट्रेन के जैसे ही ये भी चलती थी, मशीन से चलती थी, तेल पर चलती थी और आसानी से चलती थी क्योंकि छोटा छोटा था, ज्यादा ऊंचा चढ़ाव था नहीं, केवल इधर से उधर ले जाने के लिए इसका बनाया गया था। तो घोड़ा गाड़ी क्या होता है? टमटम, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। तो घोड़ा गाड़ी जैसे नए यातायात साधन और बाद में ट्राम और बसों के आने से यह हुआ कि अब लोग शहर के केंद्र से दूर जाकर भी बस सकते थे। अब शहर से दूर निकलकर भी अपना घर झोपड़ी सब बनाकर रह सकते थे। ये बात की इन लोगों की सहूलियत हो गई। समय के साथ साथ काम की जगह, समझ देखना यहाँ पर, जिस तरह टाइम बदला, समय बदला, तो समय के साथ साथ काम की जगह और रहने की जगह दोनों एक दूसरे से अलग होते चले गए। काम का जगह अलग, रहने का जगह अलग, मतलब रेसिडेंटल एरिया अलग, वर्किंग एरिया अलग, सब अलग अलग बट गया था। घर से दफ्तर या फैक्ट्री जाना एक नए किस्म का अनुभव होता था कि इतने दूर की दूरी अब करना था। लोग बहुत सारे दिखते थे, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता था, नए नए बदलाव दिखते थे, रोड दिखता था, अनेकों प्रकार की बहुत सारी जरूरत वाली सामान दिखती थी, चाहे हम वो नहीं देखें वो भी दिखती थी। तो अब जाने में मजा, घर से दफ्तर या फैक्ट्री जाना एक नए किस्म का अनुभव बनने लगा था। यद्यपि अब पुराने शहरों में मौजूद सामंजस्य, देखना यहाँ पर, पुराने शहरों में जो मौजूद सामंजस्य और वाकफियत का एहसास गायब था। देखो पहले जो इतना सोच समझ के लोग रहते थे, घिन आता था उस जगह पर रहते थे, गंदगी में रहते थे, सट सट कर रहते थे, एक जगह पर घर बनवाकर सटा सटा घर बनवाते थे और तकियानुसी जो भी बात हो गई, उस एहसास पूरा इन लोगों की जिंदगी से गायब हो गया। अब घर आलीशान बनने लगे, इन लोगों को रहने के लिए बढ़िया बढ़िया जगह मिलने लगा था, साफ सुथरा जगह पर रहने लगे थे, टाउन छोड़कर थोड़ा देहात इलाका में बस गए थे। अब जिंदगी ठीक चल रही थी। लेकिन टाउन हॉल, सार्वजनिक पार्क, समझना यहाँ पर, टाउन हॉल, सार्वजनिक पार्क, रंगशालाओं और 20वीं सदी में सिनेमा हॉल जैसे सार्वजनिक संस्थानों का बनने से शहरों में लोगों को मिलने जुलने की उत्तेजना, नई जगह और
अवसर मिलने लगे थे कि नया जगह जाएंगे, अब यहाँ पर मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नए नए अवसर सामने आते थे, लोगों को घूमने के लिए छुट्टियां दी जाती थी। ये सब यहाँ पर देखा जा सकता है। शहर की बात कर ले तो शहरों में नए सामाजिक समूह बने, मतलब शहर में जाओगे तो नए नए सामाजिक समूह बना दिए गए, कॉलोनी जिसको बोलते हैं, कॉलोनी बनाया गया, तथा लोगों की पुरानी पहचानें महत्वपूर्ण नहीं रही। जितनी भी पुराने पहचान थी लोगों की, उन सारी पहचानों को भुलाकर नए पहचान की शुरुआत करो। तमाम वर्गों के लोग बड़े शहरों में आने लगे थे, इधर उधर से जितने भी लोग थे शहर में आने लगे। क्लर्क हो, शिक्षक हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अकाउंटेंट हो, इन सब की मांग बढ़ती चली गई और बहुत ज्यादा बढ़ती थी। नतीजा यह हुआ कि मध्य वर्ग, मतलब बीच वाले जो काम पेशी आदमी होते थे, वर्कर लोग, जो पढ़े लिखे वर्कर लोग होते हैं, पढ़े लिखे लेबर जो बैठ के काम करते हैं, बढ़ता गया इन लोगों का संख्या। और उनके पास स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी जैसे नए शिक्षा संस्थानों तक अच्छी पहुंच थी, और ये लोग बढ़िया से जाकर वहां पर पढ़ाते भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाते थे। शिक्षित होने के नाते, पढ़े लिखे होने के नाते वे समाज और सरकार के बारे में अखबारों, पत्रिकाओं और सार्वजनिक सभाओं में अपनी राय व्यक्त कर सकते थे कि भैया बात कर सकते थे। बहस और चर्चा का एक नया सार्वजनिक दायरा यहाँ पर पैदा कर सकते थे। सामाजिक रीति रिवाज, कायदे कानून बना सकते थे और तौर तरीकों पर भी सवाल उठा सकते थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सामाजिक रीति रिवाज, हमारे रीति रिवाज का क्या महत्व है, क्या नहीं है, उसके बारे में। उसके बाद से कायदे कानून के बारे में, ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी लोग जानते थे, बढ़ते थे, सुनते थे, महसूस करते थे, याद करते थे, पढ़ाई करते थे, वकालत करते थे। बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के काम बांट दिए गए थे और सबके तौर तरीके भी सिखाए जाते थे, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिसिप्लिन रूल। सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन और डिसिप्लिन रूल जो हर किसी के लिए होता था। मॉर्निंग डिसिप्लिन, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट डिसिप्लिन, ऑल डिसिप्लिन आर सेट। किसके लिए? लोगों के लिए। एक अनुशासन होता था कि भैया आपको ये करना है और करना ही पड़ेगा, जाओगे कहाँ? बिना करे तो कुछ रह नहीं सकता ना, और करना ही है। हम एक चीज को छोड़ सकते हैं, दूसरे चीज को तो अपनाना ही पड़ता है। एक चीज को कितना दिन तक छोड़ेंगे? बात साफ है कि हम एक चीज को कितना दिन तक छोड़ेंगे? कभी ना कभी तो हमें उसको अपनाना पड़ेगा ना। अपनाने के लिए हमें बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। ये बात सही है और ये बात माननी पड़ेगी। अमार कथा, मेरी कहानी। अमार कथा एक तरीके से देखा जाए तो बंगाली शब्द है, बंगाली भाषा है। अमार कथा मतलब मेरी कहानी। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। विनोदिनी दासी, दासी मतलब क्या? जो काम करने वाली होती है, लेकिन पहले के लोग दासी को टाइटल भी समझते थे अपना। तो विनोदिनी दासी 1863 में, 1863 से 1941 बंगाली रंगमंच ने 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों की जानी मानी हस्ती थी। उन्होंने नाटककार और निर्देशक गिरीश चंद्र घोष 1844 से लेकर 1912 के साथ, मतलब उनका समय काल था, तो उनके साथ काफी काम किया। इतने समय तक काम किया। स्टार थिएटर, मतलब स्टार थिएटर के लिए काम किया। कलकत्ता की स्थापना 1883 के पीछे उनका ही मुख्य हाथ था कि कलकत्ता की स्थापना करना है। यह थिएटर बाद में कई प्रसिद्ध नाटकों के लिए जाना गया था। थिएटर मतलब नाटक कक्ष, जहां पर नाटक दिखाया जा सकता है कि ये हो रहा था, ये हुआ, ये करना है। मतलब लोग लाइव डेमो देते थे, लाइव अपना आकर सामने आकर ही सब चीज होता था। नो रिकॉर्डिंग, नो एडिटिंग, नो विजुअलाइजेशन, नो एक्स्ट्रा इफेक्ट, सिंपल सा हर चीज सामने, एकदम रियलिटी। एक दर्द, एक एहसास, एक प्रेम, एक मरणोपरांत जो होता था, सब चीज एकदम रियल जैसा होता था। लेकिन सब पहले से रिहर्सल था, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दे, सब पहले से प्रैक्टिस करके ही जाते थे। 1910 से लेकर 1913 के बीच उन्होंने अमार कथा के नाम से किस्तों में अपनी आत्मकथा लिखी। मतलब धीरे धीरे अपनी आत्मकथा को लिखा। वह एक जबरदस्त व्यक्तित्व वाली महिला थी, मतलब उनकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया थी। मतलब एकदम बोलने में एकदम कड़क, काम में कड़क, हर चीज में कड़क। तो इस तरह के लोगों की कमी है आज हमारे समाज में, तो कमी है। अब इसके
भरपाई करने के लिए हम तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। आशा है कि हमारे साथ जुड़ने वाले हर कोई हमारा साथ देंगे। उन्होंने समाज में औरतों की समस्याओं पर केंद्रित हुई भूमिकाएं निभाई कि जो उन समाज में औरतों के प्रति जो भूमिकाएं उसको बदला जाए, पूरे समाज को बदला जाए। वह अभिनेत्री, संस्था निर्माता और लेखिका बनी। कई भूमिकाएं एक साथ निभाती थी, लेकिन उस समय के पितृसत्तात्मक जो ये जानते थे ना कि बेटा ही सब कुछ है, तो पितृसत्तात्मक समाज ने सार्वजनिक दायरे में उनकी उपस्थिति को कभी पसंद नहीं किया। वो घर से बाहर निकल कर काम करती थी, लोगों के लिए काम करती थी, जन आंदोलन करती थी, थिएटर करती थी, सिनेमा करती थी। ये रूढ़िवादी लोग जो थे ना, जो जानते थे कि भैया ये औरतों की बस की बात नहीं, औरत लोग को ये नहीं करना चाहिए, उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत था। वो लोग नहीं चाहते थे कि ये घर से बाहर निकल कर काम करें। लेकिन जिसने घर से निकलकर काम किया औरतों में, उसी को लोगों ने याद किया। और जो लड़का, जो आदमी सीधा साधा रह कर देश के लिए काम किया, लोग उन्हीं के लिए अपने आप को बलिदान किया, दूसरे के लिए नहीं। लेकिन बहुत सारे सामाजिक बदलाव स्वाभाविक रूप से या आसानी से नहीं आ रहे थे। समझना यहाँ पर कि बहुत सारे जितने भी बदलाव थे, सामाजिक बदलाव समाज में, एक तरीके से स्वाभाविक रूप से आसानी से हमें नहीं मिल रहा था। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कीमत चुकाना पड़ता था। शहरों में औरतों के लिए नए आवास थे, नए नए अवसर भी थे। अवसर मतलब क्या, उनको नौकरी पर रखने के लिए नौकरी भी था, काम करवाते भी थे औरतों से, लेकिन वही थर्ड क्लास की काम करवाते थे। पत्र पत्रिकाओं, आत्मकथाओं और पुस्तकों के माध्यम से मध्यवर्गीय औरतें खुद को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही थी। जो पढ़ी लिखी औरतें थी, जिनको पत्र पत्रिकाओं में रुचि था, आत्मकथाएं लिखने में रुचि था, हम भी लिखते हैं, पुस्तकें लिखने में रुचि थे, तो ये सब लोग सामने आए, पुस्तक लिखे, आत्मकथा लिखे, पत्र पत्रिकाओं में अपना योगदान दिया। और उसके साथ ही ये भारत के उस श्रेणी में आकर सामने खड़े हो गए जहां पर एक औरत दूसरे औरत की शक्ति बनना चाहती थी, कमजोरी नहीं। परंपरागत पितृसत्तात्मक कायदे कानून जो बाप दादाओं के वजह से चल रहा था, तो वो कायदे कानून को बदलने की इन कोशिश से बहुत सारे लोगों को असंतोष था। असंतोष मतलब बहुत लोग नाराज थे कि ये बदल गया तो भैया हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। तो ऐसे ऐसे प्रकार के बहुत सारे बातें थी जिनको हम लोग आम भाषा में रूढ़िवादी कहते हैं। तो रूढ़िवादी को भय था कि जो खानदानी ये घटिया नुसी बात जो रखते थे, उनको इस बात से दिक्कत था, भय था, डर था कि अगर औरतें पढ़ लिख गई तो वे दुनिया को उलट कर रख देंगी, क्योंकि हाँ पता है औरत ही भविष्य की जननी है, आने वाले समय में औरतों को बहुत ज्यादा समर्थन मिलने वाला है। तो सीधा समझना यहाँ पर, औरत अगर पढ़ी लिख गई तो दुनिया को पलट देंगी। दुनिया को पलटने का मतलब है कि संसार में जो अंधकार है, अंधकार को खत्म करके उजाला भर देंगी। लेकिन हम उन औरतों से भी बोलना चाहते हैं आज के जमाने में कि जो एक औरत होते हुए भी औरत का दर्द नहीं समझती है, पार्टी के लिए चुप रहती है, वैसे घटिया औरतों के लिए, ऐसे घटिया सांसद के लिए, ऐसे घटिया विधायक के लिए कोई भी आंसू नहीं बहाना चाहता है, कोई भी उसके लिए कुछ करना नहीं चाहता है। अरे हक की लड़ाई लड़ो यार, पैसा तो तुम्हारे बाप दादा कमा कर चलिए गए हैं। हाँ तुम रह गए तो पैसा कमाइबे करोगी, रुपया कमाइबे करोगी, लेकिन काम करो यार, थोड़ा सा हट का काम करो। समाज का क्या कह रहा है, तुम्हारी पार्टी के लोग क्या बोल रहे हैं, उससे मतलब मत रखो। तुम अपना क्या करना चाहती हो उससे मतलब रखो, क्योंकि पार्टी देश नहीं चलाता है। पार्टी को हम ताकत देते हैं तो देश चलाता है, पार्टी का जो सर्वोच्च नेता होता है, लेकिन अधिकतर पावर तो सांसद और विधायकों के पास ही होता है। ये लोग साथ खड़े होते हैं तो ही काम होता है, साथ नहीं खड़े होंगे तो सरकार डगमगा के ढह जाएगी तुरंत। यहाँ तक महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करने वाले सुधारक भी औरतों को माँ और पत्नी की परंपरागत भूमिकाओं में ही देखते थे, और जो चाहते थे कि औरत को शिक्षा मिले, जो समर्थन में थे कि औरतों के भी पढ़ाई का हक मिले, उनका सुधार हो, वो भी चाहते थे कि औरतें माँ और पत्नी का ही कर्तव्य निभाए और उसी में रहे, और चाहते थे कि वे घर की चार दीवारी के भीतर ही रहे, बाहर ना निकले, पढ़े लिखे लेकिन अंदर रहे। समय बीतने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने लगी थी, सार्वजनिक जगह पर महिलाएं आने लगी थी। आज देख लो, एक कपड़ा उतारने के लिए कपड़ा उतार दिया
धृतराष्ट्र का बेटा, क्या नाम था उसका, दुशासन, जिसके वजह से महाभारत हुआ। क्या नाम था उसका, याद नहीं आ रहा है। दुर्योधन, दुर्योधन जिसके भाइयों की वजह से सब इतना कर्मकांड किया गया, दुर्योधन ही था ना मेन उसका। और दुशासन जो द्रौपदी जी का कपड़ा उतारा था, कपड़ा पल्लू खींच रहा था, एक कपड़ा उतारने के चक्कर में महाभारत हो गया। सीता को रावण ने अरेस्ट कर लिया, इंग्लिश में बोलो तो अरेस्ट कर लिया, मतलब वहां से अपहरण करके लेकर चला गया, जबरदस्ती अपहरण करके लेकर चला गया। हम सब जानते हैं धार्मिक किताब के वजह से कि सीता जी का छाया था वो, लेकिन फिर भी एक औरत के वजह से रामायण हुआ, महाभारत हुआ, इतने सारे लड़ाइयाँ हुए इतिहास में। रानी पद्मावती के लिए लड़ाई हुए, हिंदू और मुसलमान मराठा लड़ मरे अपनी इज्जत सम्मान को बचाने के लिए। और उसी चीज को हम आज क्यों दम रद्दी के भाव में फेंक दे रहे हैं? जिस कपड़ा के वजह से महाभारत होते थे, रामायण होती थी, लड़ाइयाँ हुई, और वही आज लड़कियों को बोल दो कि पूरा कपड़ा पहन लो ना, उसके लिए वो झगड़ा करने लगेंगी। एक तो पागल जैसा रोड पर चलने लगती हैं, और कोई बचा भी देवे तो उसको उल्टा चाटा मार देंगे। तो चाटा खाने वाले लोग भी होते हैं, नहीं तो उल्टा मारते घींच करे रोड पर, ठीक से चल भाग यहाँ से, इस तरह बोलो हटाओ। काम करो तो परफेक्ट करो, एकदम होश ठिकाने आ जाना चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए। समय बीतने के साथ वो हर जगह पर चलने लगे। आज देख सकते हो, आज रोड पर आप निकलोगे तो औरतें भी कहीं कम नहीं है, लड़कियां भी एकदम बराबर का बराबर टक्कर लेकर सामने चल रही हैं, बढ़ने लगी उनकी भी सब चीज। महिलाएं जब घर से बाहर निकलने लगी तो वे नौकरानी और फैक्ट्री मजदूर, शिक्षिका, रंगकर्मी, इन सब के बारे में उनको मालूम चला। ये नौकरी करने के लिए तैयार हो गई, दूसरों के घर में काम भी किया, नौकरानी के रूप में काम किया, फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम किया, स्कूलों में शिक्षिका के रूप में काम किया, और नाटक कर्मी में रंगकर्मी का काम किया। आप विदेश में जाओगे तो वहां पर लड़कियां तो पेंटिंग भी करती हैं, पुट्टी भी करती हैं, दीवार भी जोड़ती हैं, प्लस्तरा भी करती हैं, गाड़ी रिपेयरिंग भी करती है, मेंटेनेंस भी करती है, गाड़ी भी चलाती है, हर काम आता है उन लोगों का। लेकिन हम छुपा कर रखें, बचा कर रखें, पिघला कर रखें, तो ही ना कुछ नहीं कर पाते हैं ये लोग। और फिल्म कलाकार के रूप में शहर के नए व्यवसायों में दाखिल होने लगी थी। एग्जाम्पल फॉर जो सीता की रोल की थी, उनके घर वाले कितने हिम्मतगर लोग होंगे जो छोड़ दिए कि चलो भाई बेटी बनना चाहती है, करना चाहती है तो करे, सिंपल बात है। आज उनको लोग कितना पूछते हैं। लेकिन ऐसी महिलाओं को लंबे समय तक सामाजिक रूप से सम्मानित नहीं माना जाता था। बात है कि ऐसे महिलाओं को लंबे समय तक सामाजिक रूप में सम्मानित नहीं माना जाता था उस जमाने में, लेकिन आज माना जाता है। जो घर से निकलकर सार्वजनिक स्थानों में जा रही थी उनको लोग बढ़िया तरीके से नहीं देखते थे। शहरों में मेहनतकश गरीबों या कामगारों का एक नया वर्ग उभर कर सामने आया, और ग्रामीण इलाकों के गरीब रोजगार, समझना यहाँ पर, गरीब रोजगार की उम्मीद में शहरों की तरफ भाग रहे थे। गांव के इलाके में लोगों को मालूम चला कि सामने रोजगार शहर में मिलने वाला है, तो गांव छोड़ कर वो लोग शहर में भागने लगे। कुछ लोगों को शहर अच्छा लगा, कुछ लोगों को शहर नए अवसरों का स्रोत दिखाई देता था, तो कुछ लोगों को विभिन्न जीवन शैली का आकर्षक खींच रहा था। कुछ लोगों को एक नौकरी का अवसर था, शहर में स्रोत था कि हमें काम मिलेगा, और एक लोग अच्छे जीवन जीने के लिए चले जाते थे। उनके लिए यह एक ऐसी चीज थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, वैसा चीज था। आश्चर्यजनक, शहर में जीने की लागत मतलब खाना पीना खा लो और जिंदा रहो खाने पर। तो शहर में जीने की लागत पर अंकुश रखने के लिए ज्यादातर पुरुष प्रवासी अपना परिवार गांव में छोड़कर आते थे कि भैया शहर में रख रखाव करना है, तो अपने पास तो उतना रुपया न चाहिए ना पेट भर पाए, तो परिवार को गांव को छोड़कर शहर आ जाते थे कमाने के लिए। तो शहर की जिंदगी एक संघर्ष थी। क्या थी? संघर्ष थी, लड़ाई थी, एक जूझने का अवसर था कि भैया हम तुमसे आगे, हम यहाँ पर काम वहां पर काम करेंगे। लेकिन यार जिंदगी एकदम कीड़े मकोड़ों की जैसे ही थी। आने के लिए तो सब लोग चले आए थे, लेकिन नौकरी पक्की नहीं थी, खाना महंगा था, रिहाइश का खर्चा उठाना मुश्किल था जहां पर लोग रहते थे। फिर भी गरीबों ने वहां पर्याय
वहां पर प्रयास किया और प्रायः अपनी एक अलग जीवंत शहरी संस्कृति रच ली थी। अलग प्रकार के शहरी जीवन इन लोगों का था। वे धार्मिक त्योहारों और तमाशों, लोक रंगमंच और स्वांगत आदि में उत्साह पूर्वक हिस्सा लेते थे और रंगमंच करते थे। रंगमंच मतलब क्या, ड्रामा नाटक वगैरह करते थे, जिनमें ज्यादातर उनके भारतीय और यूरोपीय स्वामियों का मजाक उड़ाया जाता था। मतलब भारतीय और यूरोपीय स्वामी जितने होते थे, अमीर लोग जो जनता को लूट रहे थे, उन्हीं लोगों का मजाक उड़ाया जाता था नाटक के माध्यम से। और ये बात सही है, गलत नहीं है, ऐसा होता था और ऐसा आज भी होता है। आज भी लोग गाली देते हैं, किसको? अमीरों को गाली देते हैं, नेताओं को गाली देते हैं। अरे भैया तुम गाली देते हो ना, तुम वहां पे एक बार जाओ ना यार, तुम भी वही करोगे जो वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों को कौन समझाएगा? लोग कभी नहीं समझते हैं, जैसा हवा बहता है वैसे ही बोलते हैं। ये तस्वीर देखो सामने, ये तस्वीर क्या खास तस्वीर है। इस चित्र में देखो, कुत्ता का जगह पे चाहे गाय भैंस भेकड़ा जो भी हो, उसमें एक इंसान का मुंह दिख रहा है। इसके बारे में जानते हैं। 19वीं सदी के आखिर की एक काली घाटी पेंटिंग है। स्त्री सत्ता के बारे में पुरुषों की बेचैनी को अक्सर एक ऐसे तस्वीर के जरिए दर्शाया करता था, किया जाता था, जिसमें औरत एक जादूगरनी के भेष में आदमी को भेड़ बना देती है। मतलब औरत को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ऐसे नए नए तस्वीर बनाए जाते हैं कि औरत जादूगरनी है, मर्दों को भेड़ बना देती है। मतलब ऐसे ही तस्वीरों की वजह से जैसे जैसे औरतें पढ़ लिख कर अपने घर की चारदीवारी को लांघ कर बाहर निकली, तो लोकप्रिय तस्वीरों में औरतों की ऐसी छवियां खूब दिखाई देने लगी थी और लोग बढ़ चढ़ कर बनाते थे कि चलो भैया अब तो मजा आएगा समाज को चिढ़ाने में। जो रूढ़िवादी सोच के लोग हैं, घटिया सोच के लोग हैं, जो पुराना सोच अपना बदलना नहीं चाहते थे। परिवर्तन ही समाज का नियम है और समाज के लिए हमें बदलना ही पड़ता है। मछुआरों की नजर में देखो यहाँ पर क्या बताया जाता है कि यह 20वीं सदी की शुरुआत में जेलोपारा मछुआरों के करकवाटर कोई उनका जगह होता होगा, कलकत्ता के लोगों में प्रचलित एक स्वांग का हिस्सा था। स्वांग मतलब एक नाटक का ही यहाँ पर हिस्सा था। पर हम देखेंगे, दिल में एक भावना से कलकत्ता में आया, कैसन कैसन मजा हम यहाँ देखने पाया। अहिर समाज, ब्राह्मण समाज, गिरजा मस्जिद, एक लोटा में मिलता दूध, पानी सब चीज छोटा, बड़ा आदमी सब बाहर करके दांत झापर मार के बोलता है, अंग्रेजी में बात, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि दिल में एक अलग सी भाव थी तो मैं कलकत्ता में आया। कैसन कैसन यहाँ पर बात देखने को मिल रहा है। अहिर समाज देखने को मिला, ब्राह्मण समाज देखने को मिला, गिरजाघर देखने को मिला, ईसाई देखने के मिले, मस्जिद का लोटा में मिलता दूध, एक मस्जिद देखने को मिला। उसके बाद से लोटा में यहाँ पर दूध मिल रहा है, पानी मिल रहा है, खरीद कर पीना पड़ रहा है सामने। सब चीज छोटा है। बड़ा आदमी सब बाहर करके दांत झप्पर मार के, दांत मतलब यहाँ पर डांट रहा है, तो डांट झप्पर करके बोलता है, अंग्रेजी में बात कर। तो ये सब बातें यहाँ पर होती है। आगे हम पढ़ेंगे पृथ्वीकरण, नगर नियोजन और भवन निर्माण। पृथ्वीकरण का मतलब यहाँ पर समझना है किस तरह हम शुरुआत कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो नगर नियोजन और हमारा भवन निर्माण, तो हमारा जो था वो था। अब उस इलाके में नगर का नियोजन मतलब नगर बनाया गया तो नगर में भवन की जरूरत, तो भवन भी बनाए गए, घर बनाए गए। ये था भी हम बात कर लेंगे तो मद्रास, कलकत्ता और बंबई तीनों औपनिवेशिक शहर पहले के भारतीय कस्बों और शहरों से अलग थे, हम सब मानते हैं। लेकिन उनमें कुछ साझे तत्व भी थे और उनके भीतर कुछ अनूठी बातें पैदा हो चुकी थी, जिनकी जांच करने पर औपनिवेशिक शहर के बारे में हमारी समझ में निश्चय ही इजाफा होता है। क्योंकि हम जैसे उसका जांच पड़ताल करेंगे, हमें मालूम चलेगा कि शहर में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ था। तो इस बात पे हमें गौर करने के लिए सोचना पड़ेगा थोड़ा मोड़ा। मद्रास की बात कर लेंगे तो मद्रास में बसावट और
पृथक्करण, यहाँ पर देखते हैं कि मद्रास को किस तरह बसाया गया था। ठीक है, तो कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधि का केंद्र सबसे पहले पश्चिमी तट पर सूरत के सुस्थापित बंदरगाह को बनाया था, सबसे पहले का केंद्र। ठीक है, बाद में वस्त्र उत्पादकों की खोज में अंग्रेज व्यापारी पूर्वी तट पर जा पहुंचे। कहाँ पे? पूरब के तट पर जा पहुंचे। तो 1639 में उन्होंने मद्रास पट्टनम में एक व्यापारिक चौकी बना दी, जो आपको आंध्र प्रदेश के करीब में पड़ता है। ठीक है, मद्रास पट्टनम। लेकिन ये मद्रास पट्टनम आज आंध्र प्रदेश में नहीं, पहले ये सब तमिलनाडु के इलाके में पड़ता था, तो उसको मद्रास प्रेसिडेंटी बोलते थे। तो अभी आपको चेन्नई के इर्द गिर्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो एक व्यापारिक चौकी बना दी गई वहां पर, और इस बस्ती को स्थानीय लोग चेन्नापट्टनम कहते हैं। क्या बोलते हैं? चेन्नापट्टनम। अब जाकर ये आंध्र प्रदेश में चला गया है। तो कंपनी ने वहां बसने का एक अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंत कौन से, जो 10-15 गांव के मालिक है, 100 गांव के मालिक है, उनको सामंत बोलते थे। तो तेलुगु सामंतों कालाहस्ती के नायकों से खरीदा था, इस जगह को खरीद लिया, जो अपने इलाके में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहते थे। तो वो लोग इन लोगों को, अंग्रेज को जमीन बेच दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों वो सब जमीन बेच दिए। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिद्वंदिता था, यहाँ पर एकदम बराबर का लड़ाई चलता था, होड़ चलता था कि हम आगे तो हम आगे। तो प्रतिद्वंदिता के वजह से अलग अलग फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी सब बसे वहां पे। तो 1746 से लेकर 63 के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी। पूरा मद्रास का किलाबंदी घेर दिया, पूरा मद्रास को, और अपने प्रतिनिधियों को ज्यादा राजनीतिक और प्रशासकीय जिम्मेदारियां सौंप दी, कि जितने भी उनके प्रतिनिधि हैं उनको अलग अलग काम, राजनीतिक काम, प्रशासनिक काम की जिम्मेदारी उनको दे दिया गया कि तुम लगे रहो, उसमें काम में लगे रहना। 1761 में फ्रांसीसियों की हार के बाद, जब 1761 में फ्रांसीसी हार गए, उसके बाद मद्रास और सुरक्षित हो गया पूरा तरीके से। वह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर के रूप में विकसित होने लगा था। यहाँ अंग्रेजों का वर्चस्व और भारतीय व्यापारियों की कमतर हैसियत साफ दिखाई देने लगे थे, कि अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया और भारतीयों का जो व्यापार था वो धीरे धीरे कम होने लगा, और इनकी हैसियत भी घटकर कम हो गई। आगे देखते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसके बारे में बताया जाता है कि सेंट जॉर्ज किला, जो शायद कहाँ है, मद्रास में ही होगा, क्योंकि मद्रास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मद्रास में था। तो व्हाइट टाउन का केंद्रिक बन गया था वह, जहां ज्यादातर यूरोपीय रहते थे। दीवारों और बुर्जों ने इसे एक खास किस्म की घेराबंदी के रूप में दिया था। घेराबंदी करो। किले के भीतर रहने का फैसला रंग और धर्म के आधार पर किया जाता था। काला लोग ब्लैक टाउन में, गोरे लोग व्हाइट टाउन में। कंपनी के लोगों को भारतीयों के साथ विवाह करने की इजाजत नहीं थी। कंपनी के लोग भारत के लोगों के साथ विवाह नहीं कर सकते थे। यूरोपीय ईसाई होने के कारण डच और पुर्तगालियों को वहां रहने की छूट थी, कि डच रह सकते हैं, पुर्तगाली रह सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं। साला मेरे ही जमीन पे आकर, हम लोग के ही जमीन पर आकर चिल्लाता था सब कि नहीं, हिंदुस्तानी यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। अरे हमारे लेखा बहुत लोग थे, लड़ने के लिए भी तैयार थे, लेकिन जनता उस समय साथ नहीं थी। नहीं तो इन गोरे लौंडों को तो हम लोग मार मार कर इतना कूटते कि जिंदगी भर भारत के धरती पर नजर नहीं मारते। लेकिन छोड़ो, हमारे जैसा इंसान तो बहुत, हमसे बढ़िया बढ़िया इंसान तो बहुत थे उस समय, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और लड़ते लड़ते मर गए। सिद्धांत से लड़ा, सिद्धांत से मरा। हम रहते तो सिद्धांत को मारते गोली, हम कहते साले तेरे को मारेंगे, इतना मारेंगे कि देश छोड़ कर भगा देंगे। मैं ये नहीं सोचता कि ये होगा वो होगा, गर्दन काटो, खत्म कहानी, जला डालो उन लोगों को, आगे सब देख लिया जाएगा। तो प्रशासकीय और न्यायिक व्यवस्था की संरचना भी गोरों के पक्ष में थी। संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो कम होते हुए भी यूरोपीय लोग शासक थे, और मद्रास का विकास शहर में रहने वाले मुट्ठी भर गोरों की जरूरतों और सुविधाओं के हिसाब से किया जा रहा था।
ब्लैक टाउन किले के बाहर विकसित हुआ। क्या हुआ? ब्लैक टाउन किले के बाहर उसको बनाया गया था। बाकी जरूरत के हिसाब से तो सुविधाओं के हिसाब से हर चीज तो बना दिया गया। यहाँ पर साफ लिखा गया है कि मद्रास का विकास शहर में रहने वाले मुट्ठी भर गोरों के जरूरत और सुविधाओं के हिसाब से किया गया था। लेकिन जितने भी काले लोग थे, हिंदुस्तानी लोग थे, तो ब्लैक टाउन किले के बाहर विकसित हुआ और वहां पर बसाया गया। इस आबादी को भी सीधी कतारों में, जो ये आबादी थी, इसको सीधी कतारों में बसाया गया था, जो कि औपनिवेशिक शहर में विशिष्टता थी। लेकिन 18वीं सदी के पहले दशक के, मतलब 1801 के जाए 1790 के करीब में का बात यहाँ पर चल रहा है। तो उस समय औपनिवेशिक शहरों की विशिष्टता थी कि भैया हमें लगाना है, हमें बसाना है, हमें यहाँ पर बसना ही है, बसाया जाए, किसी तरह बसना है, बसो। लेकिन 18वीं सदी के पहले दशक के मध्य में उसे ढहा दिया गया, हटा दिया गया कि नहीं, तुम नहीं रह सकते हो, ताकि किले के चारों तरफ एक सुरक्षा क्षेत्र बनाया जा सके। हर चीज को हटाकर एक किले के बाहर सुरक्षा क्षेत्र बना दिया गया। इसके बाद उत्तर की दिशा में दूर जाकर, इधर उत्तर में दूर जाकर एक नया ब्लैक टाउन बनाया गया था। इस बस्ती में बुनकारों, कारीगरों, बिचौलियों और दूरभाषियों को रखा गया था, जो दूर दूर जाकर भाषा जानते हैं और व्यापार के लिए काम करते हैं, उनको रखा गया। जो कंपनी के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, उनको भी उससे, मतलब पूरा जो बाउंड्री था उससे बाहर उनको रखा गया था। मतलब इज्जत नहीं करते थे। सामने आप देख सकते हो कि ये जो पूरा इलाका जो घेर कर रखा गया है, घेर कर रखा गया है, क्या है? कुछ तो कुछ होगा ना। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि मद्रास का नक्शा है फोर्ट सेंट जॉर्ज के इर्द गिर्द बनाई व्हाइट टाउन बाएं सिरे पर तथा पुराना ब्लैक टाउन दाहिने सिरे पर है। नया बाएं और पुराना दाहिने पर है और फोर्ट सेंट जॉर्ज घेरे में स्थित है। और ध्यान से देखिए कि ब्लैक टाउन को किस तरह बसाया गया है। देख लो, ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर पूरा वो सब गोरे लोग रहते हैं, पूरा घेर दिया गया। इधर के इलाके में जितना काला दिख रहा है, यहाँ पर ब्लैक टाउन है, जहाँ पर आम लोग रहते हैं। और इधर का जितना भी ब्लैक टाउन छोटा छोटा इलाका जो है, इधर मुट करके जो है, इधर छोटा छोटा काला जो दिखाया जा रहा है, तो ये सब भी केवल हिंदुस्तानियों के लिए था, जो ब्लैक टाउन के नाम से जाने जाते थे। यानी पूरा इलाका में घेराबंदी करके केवल यूरोपीय लोग ही, पुर्तगाली लोग ही रहते थे। ये नीचे तस्वीर देख लो, 1898 का तस्वीर है। उस समय यहाँ पर कितना बढ़िया तरीके से डेकोरेशन था। तो हमें देखने से क्या मालूम चलता है कि अरे इतना भी बढ़िया डेकोरेशन हो सकता है। तो ब्लैक टाउन मद्रास का एक हिस्सा थॉमस एवं विलियम डेनियल द्वारा चित्रित यह है, उनके द्वारा बनाया गया है कि ओरिएंटल सीनरी में प्रकाशित डैनियल के एक रेखाचित्र पर आधारित 1798 की बात है। पुराने ब्लैक टाउन को ढाकर, उसको बंद करके यह खुला मैदान तैयार किया गया था। मूल रूप से इसे गोलीबारी में सुविधा के लिए, गोलीबारी क्या होता है? गोली का मारना, लोगों को जंग में हराना, तो गोलीबारी में सुविधा के लिए साफ किया गया था। लेकिन बाद में हरे मैदान के रूप में छोड़ दिया गया कि यहाँ पर गाय भैंस जानवर आकर सब चारा के रूप में चरेंगे। और क्षितिज पर आप किले से दूर विकसित हो रहे नए ब्लैक टाउन की झलक देख सकते हैं। जो सामने आपको इर्द गिर्द जो बिल्डिंग दिख रहा है सटा कर, वही है ब्लैक टाउन। दिखने से तो नहीं समझ में आ रहा है, सब तो व्हाइट घर दिख रहा है, लेकिन पता नहीं लोग वहां पर ब्लैक टाउन, उसका व्हाइट टाउन नाम क्यों पड़ा। कलर भी अलग अलग होना चाहिए, ब्लैक टाउन का काला घर, व्हाइट टाउन का व्हाइट घर। लेकिन वैसा ही होता था, व्हाइट वाले की मतलब चूना मार दिया जाता था और काले वाले पर चूना भी नहीं किया जाता था, केवल ईंटा से बनाकर छोड़ दिए जाते थे। ये सब नए ब्लैक टाउन परंपरागत भारतीय शहरों जैसा था एकदम। जिस तरह पुराने परंपरागत शहर होते थे वैसा ही उसको भी बनाया जाता था। वहां मंदिर और बाजार के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बनाए जाते थे। वहां पर गरीब का बाजार तो होगा, ये रिहायशी मकान भी वहां पर बनाए जाते थे। ठीक है।
और रिहायश का इलाका जो होता था बहुत अमीर हुआ करता था। और शहर के बीच से गुजरने वाली आरी टेढ़ी संकरी गलियां, शहर के इर्द गिर्द से जो इधर उधर घूमते घामते जो एकदम संकरी पतली गलियां जो जाती है, अलग अलग जातियों के मोहल्ले में चली जाती थी। तो चिंता द्रिपेट इलाका केवल बुनकरों के लिए था। किसके लिए था? केवल बुनकरों के लिए ये इलाका था, जिसका नाम था चिंता द्रिपेट। वासर मेनपेट में रंगसाज मतलब कौन सा? नाटक वगैरह करने वाले, तो रंगसाज और धोबी रहते थे। तो रंगसाज का एक और भी मतलब जो सजावट वगैरह करते थे, पेंटिंग करते थे, उनको भी रंगसाज कहते थे। आज भी वो भी बोला जाता है, तो शायद वो हो सकते हैं। और रोयापुरम में ईसाई मलाह रहते थे। क्या रहते थे? ईसाई मलाह रहते थे उधर, जो कंपनी के लिए काम करते थे। किसके लिए? कंपनी के लिए ही केवल काम करते, दूसरे के लिए काम नहीं करते थे। मद्रास को बहुत सारे गांवों को मिलाकर विकसित किया गया था। यहाँ विविध समुदायों को लोगों को अवसर मिला रहने के लिए, स्थान मिला रहने के लिए। तो अवसरों और स्थानों का प्रबंध भी किया गया था उनके लिए। नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के आर्थिक कार्य करने वाले कई समुदाय आए थे सामने, और मद्रास में ही सब बस गए। सब इधर उधर से लोग आए, वहां पर बस गए। दुबास ऐसे भारतीय लोग थे जो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों को बोलना चाहते थे। वे एजेंट और व्यापारी के रूप में काम करते थे और भारतीय समाज और गोरों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो हर भाषा को जान लिए, पढ़ लिए। वे संपत्ति इकट्ठा करने के लिए सरकार की अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते थे और ब्लैक टाउन में परोपकारी कार्य और मंदिरों को संरक्षण प्रदान करने से समाज में उनकी शक्तिशाली स्थिति स्थापित होती है, और होती भी थी। शुरुआत में देखा जाए तो शुरुआत में कंपनी के तहत नौकरी पाने वालों में लाभगर सारे वेलालार होते थे। वेलालार क्या होते? देखो यहाँ पे कि कंपनी जिसको भी नौकरी देती थी वे लगभग सारे बेलालार होते थे। यह एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी जो उधर के इर्द गिर्द की हो, जिसने ब्रिटिश शासन के कारण मिले नई मौके का बढ़िया फायदा उठाया था। मौका मिलते गया, फायदा उठाते गए। 19वीं सदी में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए ब्राह्मण भी सक्रिय महकमों में इतनी तरह के पदों के लिए जोर देने लगे। तेलुगु लोगों की हम बात कर लेंगे तो तेलुगु कोमाटी समुदाय के ताकतवर व्यावसायिक समूह, मतलब उधर के व्यापारिक समूह बहुत ताकतवर थे, जिनका शहर के अनाज व्यवसाय पर नियंत्रण होता था। व्यापार पर ही उनका अनाज, खाना पीना सब चलता था। 18वीं सदी से गुजराती बैंकर भी यहाँ मौजूद थे। पेरियार और वनियार, तो पेरियार और वनियार गरीब कामगार वर्ग में बहुत ज्यादा थे। और आरकोट के नवाब पासी स्थित ट्रिप्लिकेन में जा बसे थे। ट्रिप्लिकेन पास में एक जगह था, वहां पर आरकोट के नवाब जाकर बस गए थे, जो एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी का केंद्र बन गया था। इससे पहले माइलापुर और ट्रिप्लिकेन हिंदू धार्मिक केंद्र थे। सबसे पहले क्या थे? माइलापुर और ट्रिप्लिकोन, ये सब हिंदू धार्मिक केंद्र थे, लेकिन वहां सब मुसलमान बस गए, हिंदुओं को भगा दिया गया, जहां अनेक ब्राह्मण को भरण पोषण मिलता था। सानथोम और वहां का गिरजा रोमन कैथोलिक समुदाय का केंद्र था। ये सभी बस्तियां मद्रास शहर का हिस्सा बन गई थी, मद्रास में थी। और इस प्रकार बहुत सारे गांवों को मिलाकर और मिलने से मद्रास दूर तक फैली अल्प सघन आबादी वाला शहर बनकर सामने आया। इस बात पर यूरोपीय यात्रियों का भी ध्यान रखा गया था और सरकारी अफसरों ने भी उस पर टिप्पणी की थी कि ऐसी बात है। ये शहर जो दिख रहा है आपको, पूनामाली रोड पर बना एक गार्डन हाउस है। क्या है? हाउस है, गार्डन हाउस है, जो पूनामाली रोड पर बना हुआ है।
ये तस्वीर देखने से आपको याद होगा, गोविंदा का एक फिल्म देखे होंगे स्वर्ग, तो स्वर्ग का तस्वीर भी कुछ सही लिया गया है। और उसके बाद भी जितने घर बनाए जाते थे इसी प्रकार के घर बनाए जाते थे। तो ये पूनामाली रोड आपको चेन्नई और आंध्र प्रदेश के करीब में कई दो ही राज्य के इर्द गिर्द मिलेंगे। अब तो ये खत्म हो चुका होगा ना, लेकिन फिर भी ये घर मैंने बहुत सारे फिल्मों में देखा है। थोड़ा डेकोरेशन हुआ है, दरवाजा बदल दिया गया है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दिए गए हैं, गार्डन बना दिए गए हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगता है आज के ज़माने में। ये थोड़ा इसका रिनोवेशन भी हो चुका है। जैसे जैसे अंग्रेजों की सत्ता मजबूत होते गई, जैसे जैसे धीरे धीरे उनकी सत्ता मजबूत होते गई, यूरोपियन निवासी किले से बाहर जाने लगे। यूरोपियन निवासी किले से बाहर भी जाने लगे। गार्डन हाउसेज मतलब बगीचों वाले मकान सबसे पहले माउंट रोड और पूनामाली के इलाके में बनने लगा। तो माउंट रोड और पूनामाली रोड, इन दो सड़कों पर बनने शुरू हो चुके थे बड़े बड़े विशाल विशाल भवन। ये किले से छावनी तक जाने वाली सड़कें थी। किले से छावनी मतलब अलग अलग गांव तक जाने के, शहर तक जाने के रास्ते थे। इस दौरान संपन्न भारतीय भी अंग्रेजों की तरह रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप मद्रास के इर्द गिर्द, किधर, मद्रास के इर्द गिर्द स्थित गांवों की जगह बहुत सारे नए उपशहरी इलाकों ने ले लिया। यह इसलिए संभव था क्योंकि संपन्न लोग परिवहन सुविधाओं की लागत वहन कर रहे थे। लागत जितने भी हो रही थी परिवहन का, उसको सह जा रहे थे। गरीब लोग अपने काम की जगह से नजदीकी पड़ने वाले गांवों में बस गए थे। मद्रास के बढ़ते शहरीकरण का परिणाम यह हुआ था कि इन गांवों के बीच वाले इलाके शहर के भीतर आ चुके थे। इस तरह मद्रास एक अर्ध ग्रामीण सा शहर दिखने लगा था। छोटा शहर था लेकिन अर्ध ग्रामीण सा शहर था। शहर भी गांव जैसा भी पूरा एकदम मद्रास अब दिखने लगा था। एक देहाती शहर के बारे में आप जानते हो, इसके बारे में मैं अगले भाग में बताता हूँ, भाग 6 में। ठीक है, अगले भाग में आपको कलकत्ता में नगर नियोजन के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि कलकत्ता में कैसे नगर नियोजन हुआ। मद्रास खत्म, अब कलकत्ता के बारे में बात करेंगे और इसका अगला टॉपिक बम्बई का आएगा। कहाँ का? बम्बई का। उसके बाद देश के बारे में बात करेंगे। आपको जो भी डाउट है आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। विदिन 24 आवर में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।